नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम में मैथ के सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और जो है अधिकांश प्रश्नों के आंकड़े भी सेम है जो एग्जाम के अंदर आए थे। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है पूछा गया था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं ट्रिक से बनाता हूं अगर आपको अच्छा लगे तभी अपनाइएगा आप अपनी रोजमर्रा के मैथ स्टडी में। अगर आपको लगे कि आप हमसे बेहतर वाला जो है ट्रिक जानते हैं तो आप अपने ट्रिक से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ आप कई ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 17-15 होगी। बी की वर्तमान आयु क्या है? अब देख लीजिए ए और बी की जो एज का योग है ना करंट वाली, ये 80 है और 8 साल के बाद तो 8 साल ए का भी बढ़ा होगा, 8 साल बी का भी बढ़ा होगा, है ना भाई। तो 8 साल 16 साल अगर इसमें हम जोड़ दें तो 96 हो जाएंगे 8 साल के बाद इन दोनों का एज, है ना। ए और बी की समग्र एज 8 साल के बाद 96 हो जाएंगे, क्योंकि आज है 80 और 8-8 साल दोनों बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ए का बढ़ेगा बी का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो 16 वर्ष और बढ़ेंगे तो 96 हो गए। अब देख लीजिए 17 और 15 अनुपात में 17 और 15 को जोड़ेंगे तो 32 यूनिट होगा और 32 यूनिट की वैल्यू हो गया 96, क्योंकि ये 8 साल के बाद वाला अनुपात है। ठीक है, इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका आ गया 3। इसीलिए 8 साल के बाद जो ए का उम्र होगा ये 17-51 होगा और बी का होगा 15-45। लेकिन बी का जो है वर्तमान एज पूछ रहा है, यहाँ पे लॉजिक है, ये नहीं कि जो आए वही मार दिए आंसर। ठीक है, वर्तमान एज पूछा जा रहा है तो ये तो 8 साल के बाद वाली एज है आपका। तो वर्तमान एज 45 में से 8 घट जाएगा तो 37 और 8 45 होता है, बराबर है 37 जो है आपका एज हो जाएगा बी का। और ए का पूछा जाएगा तो 43 हो जाएगा, 51 में से 8 घटेगी। ठीक है, आई होप आपको ये मजा आया होगा ट्रिक में। एक तो ट्रिक है कि आप ऑप्शन से करें ऐसे प्रश्न को ज्यादातर, अगर सॉल्व हो जाए तो, है ना। एक प्रश्न इनमें से आया था कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज का स्वरूप में बनी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वहां पर मुझे 2 ही ऑप्शन प्राप्त हुए थे, एक समांतर चतुर्भुज और एक आपका सम चतुर्भुज ऑप्शन में दिया गया था। दोस्तों सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैं आपको सब दिन बताता हूं जब भी मैथ के एनालिसिस लेके आता हूं कि इसके 2 विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण जो ये कटान बिंदु होती है वहां से आधी आधी में बढ़ती है। इसके अलावा ये जो है 90 डिग्री की कोण पे काटती है दोनों विकर्ण। इसके बाद सभी भुजा बराबर होते हैं। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से अगर एक विकर्ण दिया है तो आप दूसरा विकर्ण ये निकाल सकते हैं, ये सब भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपको पूछा गया था कि दोनों विकर्ण किस पर 90 पे काटता है, तो आपका आंसर सम चतुर्भुज था। ठीक है, सम चतुर्भुज करके आएंगे तो राइट आंसर था। एक प्रश्न आपका ट्रिगोमेट्री से आया था कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाया ठीक से, इसीलिए इस प्रकार का है। इसका स्वरूप इस प्रकार का था कि tan स्क्वायर थीटा 60 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 30। ठीक है, इसके बाद नीचे में था आपका सेक स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तो नीचे तो आपका हो जाएगा इतने के एवज में 1। ठीक है, ये कहाँ से होता है मैं बता देता हूँ। और ऊपर में सिंपली आपको मान रखना था, क्योंकि नीचे में तो हो गया 1 और 1 कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको ऊपर में मैंने कहा कि सिंपली मान रखना है, तो tan 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर कर लेंगे और प्लस कॉट 30 का मान होता है √3, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो आपका 3 और 3 आपका 6 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। अब ये कैसे हो जाता है, सेक स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 बराबर मतलब 1 हो जाता है, कैसे होता है। तो आपको 3 बेसिक फार्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला आपको आना ही चाहिए, तभी आपकी त्रिकोणमिति में पहली कदम होगी। उसके बाद जो मैंने बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर और टैन थीटा बराबर जो है आपको कोण के रिलेशन में क्या होती है, लंब आधार और कर्ण के रिलेशन में। तो आपको ये भी आना चाहिए, मैंने बताया था लाल काका करना है, लाल कक्का। इस प्रकार से लंब बाय कर्ण आपका साइन का, आधार बाय कर्ण कॉस का, लंब बाय आधार आपका टैन का। अगर ये तीनों याद हो जाते हैं तो टैन का उल्टा आपका कॉट थीटा हो जाता है, साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा हो जाता है, कॉस का उल्टा आपका सेक थीटा हो जाता है। इसके अलावा मैंने मान रखने का ट्रिक भी बताया था कि आप साइन का मान याद रखें, 0 का 0 हो जाता
है ना। साइन 0 0, साइन 30 जो है आपका हो जाता है रूट माफ कीजिएगा 1/2, 45 का हो जाता है 1/√2, 60 का हो जाता है √3/2 और 90 का हो जाता है 1 हो जाता है। अब इसको याद कर लिए तो आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगी, क्योंकि आप कॉस को जब लिखेंगे तो उल्टा लिखना प्रारंभ करें। 0 का 1 लिखें, 0 का 1 लिखें, 30 का √3/2 लिखे, 45 का 1/√2 लिखे, 60 का 1/2 लिखे और 0 का 0 लिखे। इससे आपको एक प्रश्न और की आंसर मिल गई कि साइन का मान 0 से 90 की तरफ जाता है ना तो बढ़ता है, और कॉस का मान 0 से 90 की तरफ जाता है घटता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और साइन कॉस का मिल गया तो आप किसी भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे? tan थीटा का मान क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है ना। और उसके बाद कॉट का मान क्या होता है? tan का उल्टा तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। कॉसेक का मान क्या होता है? 1/sin होता है। सेक का मान क्या होता है? 1/cos होता है। तो ये सब आपको सीखना है। ये सब मैंने पहली सीढ़ी है, पहली जो है आपकी कदम है ट्रिगो के अंदर। ठीक है, एक प्रश्न काफी सिंपल सा टाइम एंड वर्क से आया था कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी किसी की सहायता से जो है 6 दिन में पूरा करते हैं। मैंने 2 दिन को बताया आपको कि जब भी 2 दिन में आदमी मिलकर काम करे तो ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी बराबर दोनों जितने दिन में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे 6 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक का दिया गया है 10 गुने, मान लेते हैं बी का मुझे पता नहीं है तो 10 प्लस बी कर लेंगे नीचे और बराबर 6 कर लेंगे। 2 तिहाई के 6, 2 पंचे के 10 इधर हो जाएगा आपका। 5 भी में से 3 भी जाएगा तो 2 भी बचेगा, 2 भी बराबर 30 हो जाएगा। बी का वैल्यू आपका जो है 15 दिन हो जाएगा। तो बी अकेला जो है उस काम को 15 दिन में करेगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया हूं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हूं। 10 प्लस बी को 3 से गुना किया हूं और 5b को 1 से गुना किया हूं। तो 5b में से 3b घटेगा तो 2 भी नहीं बचेगा इस साइड, और इधर 10 तिहाई कि 30 हो जाएगा तो b बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपका HCF LCM से आया था कि दो संख्याओं का HCF 8 है तथा दोनों संख्या 5-7 के अनुपात में है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो ये डायरेक्ट 35 गुने 8 आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 35 गुने 8 कर सकते हैं। 8 पंजे 40 के 0 हाथ में 4, 8 त्रिक 24 और 4 28, 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आता है? HCF क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर संख्या में इंक्लूड होती है। तो 5 गुने 8 होगा एक संख्या, और एक संख्या होगा आपका 7 गुने 8। ठीक है, तो 8 पंचे के 40, 8 सत्ते के 56, 40 और 56 का कितना होगा LCM? तो निकाल सकते हैं। बड़का जो रहे उसका जो है पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो 56 दुना का कितना होता है? 112। कटा नहीं कटा। 56 तिहाई के 150, 36 18 तो 168, कटा नहीं कटा। 56 चौका 224, कटा नहीं कटा। 56 पंचे आपका हो जाएगा 250, 6 पंजे 30, 280। यही 280 आया था ना जी, तो 40 से कट जाएगा, है ना। 40 से 280 कटेगा, 280 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आप HCF को डायरेक्ट इस अनुपात से मतलब गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया था? HCF को डायरेक्ट अनुपात से गुना किया था, LCM आपका निकल गया था। ठीक है, 35 के और 8 के हमने गुना कर लिया था। ठीक है, 35 को और 8 को डायरेक्ट 8 45 0 8 8 8 24 4 8 280। ठीक है, ऐसे भी किए चाहे 80 के, दो बात बराबरी होगी। ठीक है, इसी में एक और ट्रिक बता दूं, एक और वैरायटी का आता है कि HCF और LCM दिया रहता है और एक संख्या दिया रहता है। तो HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसमें से एक का मान नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना है। एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि किसी समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोण, एक तो 90 डिग्री का हो गया, पहले से बता रहा है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये वाली कोण है 90 डिग्री, देखने से भी पता चल रहा है ये समकोण का ही शेप है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अन्य दो कोण 4:1 के अनुपात में है। मान लीजिए ये 1 है तो ये 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 90 नहीं हो गया, क्योंकि टोटल कोण तीनों कोणों का कितना होता है? 180। तो 90 तो पहले ये कोण खा गया है, मैं नाम दे देता हूं तो अच्छा रहेगा। ABC, बी कोण तो पहले 90 है तो 90 ही बचा 5 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 18। तो कौन सा कोण बोल रहा है? तो बड़ी कोण का, तो 18 चौका 72 डिग्री का कोण हो जाएगा बड़का, और छोटका पूछेगा तो 18 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कुछ मतलब आपका प्रॉपर्टीज है, जैसे ये आधार लंब मतलब हाइट होती है, लंब भी बोलते हैं इसे, आधार है, ये कर्ण है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये इसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो वृत्त होती है, इसका रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये हाइट है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हाइट प्लस आधार कर देना है, माइनस कर्ण कर देना, बट्टा 2, तो इंटरनल रेडियस निकलेगा। जब कभी भी आपको समकोण त्रिभुज में इंटरनल सर्किल का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही निकलता है। अगर एक्सटर्नल रेडियस की बात कर ले, जो बाह्य वृत्त बनेगी उसकी जो रेडियस होगी, उसका जो त्रिज्या होगा वो आपको सीधे कर्ण बाई 2 होता है। कर्ण बाई 2, अगर 3 4 5 आपका इसका जो है मतलब क्या है 3 4 5 अगर भुजा है इसका,
तो ट्रिपलेट है, तो आप जो है सीधे 5/2 कर सकते हैं। इसका जो है बरकार का मान 2.5 निकल जाएगा, ठीक है। और जब बरकार का मान निकल गया तो वृत्त के साथ कोई भी संक्रिया कीजिए। इसके बाद अगर ये 3, 4, 5 है, इन तीनों संख्या को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना तो भी समकोण त्रिभुज का भुजा बनेगा। मैं चाहता हूं कि 0.5 से गुना करें, तो एक तो 1.5 हो जाएगा, है ना, आधा से गुना करेंगे 0.5 से, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 2.5, करके देखिएगा मिलेगा, ठीक है। 2 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 से गुना करें 9 हो जाएगा, और 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, 5 तिहाई के 15 हो जाएगा। सब मैच करेगा, ठीक है। 3, 4, 5 बेस फॉर्म है समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट का। एक प्रश्न यहाँ पे आता है, किसी आंकड़ों की माध्य 10 है और माध्यिका 10 है तो बहुलक भी क्या होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये गूगली फेंका गया था और बार बार रिपीट किया ये प्रश्न है, ठीक है। ये कैसे होता है आपका, बहुलक बराबर क्या होता है, सब दिन बताता हूँ। बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका -2 माध्य होती है, तो बहुलक ही आपको निकालना है। तो 3 × 10 माध्यिका भी 10 है और -2 × 10 माध्य भी 10 है, तो 10 में से 20 गया तो 10 है ना, बहुलक भी हो जाएगा। और आंकड़े का बहुलक पूछा जाता है जो सबसे अधिक बार रिपीटिशन रहती है किसी भी दिए गए आंकड़े में, तो बहुलक होता है। माध्य क्या होता है आपका, माध्य होता है औसत, सिंपली सभी को जोड़ दो और जितने भी आंकड़े हैं उससे भाग दे दो, ठीक है। तो माध्य का क्या होता है, आरोही अवरोही क्रम में सजा दो, बीत वाला जो संख्या आपका माध्यिका हो जाती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे मध्यानुपाती, बहुत दिनों इसको स्किप किया एग्जामिनर ने, लेकिन आज एग्जाम में फिर से डाला। मध्यानुपाती में 2 आंकड़े होते हैं, मैंने कहा था दोनों को रूट में डालो, जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 9 × 64, और मैं दोनों दशमलव हटाऊं तो 2 जीरो नीचे डालना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, 64 का निकलेगा 8, 100 का निकलेगा 10, तो 24/10 हो जाएगा, मतलब 2.4 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर तृतीयानुपाती इसी का पूछा जाए तो मैंने कहा था तृतीयानुपाती क्या होती है ना, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, पहले वाले से भाग दे दो, तो 9 का स्क्वायर करो 0.64 से भाग दे दो, ये हो गया आपका तृतीयानुपाती, है ना, ट्रायन मतलब तृतीयानुपाती, ठीक है। इसके अलावा एक चतुर्थानुपाती होता है, उसमें 3 अंक दिए होते हैं, एक निकालना होता है। मान लीजिए 5 है, 7 है, x है, 9 है, तो आपको 5/7 करना है, अब बराबर x/9 करना है, यहाँ से x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये तीनों आप एक जगह पे सीख रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार का आया था कि किसी वस्तु को, इसमें आंकड़ा डिफरेंट है दोस्तों, इसमें आंकड़ा डिफरेंट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1260 है तथा क्रय मूल्य 1000 है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत, ये भी गूगली टाइप का, मतलब पैटर्न ऐसे ही गूगली दिया था। तो 1260 का वस्तु है आपका, सीपी है आपका कितना, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया, और एसपी कितना है 1260, तो लाभ कितना हो जाएगा 260, 260 × 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, तीनों जीरो कट गए, आपका 26% का लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ × 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि × 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद घन का आयतन दिया था 616 और घन का जो है विकर्ण पूछा जा रहा था। तो घन कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि घन बनाना, मेरा थोड़ा ड्राइंग कमजोर है, इस प्रकार का बनता है घन, है ना, और सभी भुजा बराबर होते हैं। घन का जो आयतन होता है भी, ये होता है भुजा का क्यू, तो ए क्यू का वैल्यू यहाँ पे 616 है, ये 6 का क्यू है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 आएगा। विकर्ण क्या होती है, √3 × भुजा होता है, तो √3 ये होता है, तो 6√3 आपका आंसर हो जाएगा। घन में संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे तो 6a² हो जाता है, वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो 4a² हो जाता है। चलते हैं आगे। एक घनाभ होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, घनाभ में 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, तो L × B × H होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन, माफ कीजिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि x + 1/x का वैल्यू 6 दे रखा है, x³ - 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसमें सभी वेरायटी मैंने बता चुका हूं आपको, अगर याद हो तो, ठीक है। तो x - 1/x का वैल्यू अगर a दिया है समथिंग, मान लीजिए यहाँ 6 दिया है, तो हम सिंपली 6 का क्यू करेंगे और प्लस 3a करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस वाले में हम यहाँ पे जो ये वाली पेन की तरफ देखिए, यहाँ पे हम प्लस करते हैं, और जब ये संक्रिया प्लस वाला पूछा जाता है तो यहाँ पे हमने माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस वाला भी करके दिखा देता हूँ और ये जो पूछा गया है ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइनस वाला पूछा गया है, आपको माइनस वाला बनाना है, तो 6 करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 36 = 216 हो जाएंगे, और प्लस और 36 18 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3a और जोड़ना है, एक मैं इसको बोल रहा हूँ, ये भैया ध्यान रखिएगा। तो 16 16 32 234 आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये कहां से आता है ये भी आपको जानना चाहिए। ये आता है आपका a + b का होल क्यू से, तो क्या होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। अब a b के जगह पे x × 1/x कर लेते हैं, है ना, तो ये कट जाएंगे, तो 3 × 6 18 बचा, और 6 × 36 = 216 हुआ, यही 18 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही का तो वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये और सूत्र नहीं है कुछ, ये सब ट्रिक भी कुछ नहीं है। आपको जो है जब मैथ बनाते बनाते आप मज जाते हैं और काफी स्टेप को जो है स्किप करने लगते हैं, उसे ट्रिक कहते हैं, और क्या है ना।
जब मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो सीधे a स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, ठीक है। ये भी दिखाया था कैसे होता है। उसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, a क्यू प्लस 1/a क्यू पूछा जा रहा है तो a क्यू करो माइनस 3a करो, ठीक है। तो यही सब इसमें आता है, डायरेक्ट गूगली है ये और कुछ नहीं है। एक प्रश्न मैं अपने तरफ से आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कमेंट आया, कम से कम जो है यहाँ पे कुछ 2-3 लड़कियां हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो बता रहे थे कि मुझे सीआई में जो है तकलीफ है सर। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दूं सीआई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ले मैं इसमें, इसके बाद सीआई बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका रेट गुने टाइम का प्रतिशत हो जाता है मूलधन का, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे इसमें ले लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, मान लीजिए अगर 2 वर्ष का है तो 12% निकाल दीजिए इस 1000 रुपये का। 1000 रुपये का 12% निकालेंगे तो 120 रुपया होगा, ठीक है। और अगर 3 वर्ष का है तो 18% निकालिए, 180 रुपया होगा, ठीक है। तो यही आपका जो है हो गया 2 या 3 वर्ष के लिए एसआई। तो एसआई में कोई झंझट नहीं है, रेट गुने टाइम प्रतिशत किसका, मूलधन का, ठीक है। लेकिन सीआई में अगर 2 वर्ष का इसी आंकड़े के लिए हमें पूछा जाए तो मैंने बताया था कि जब भी 2 वर्ष का निकालिए आप तो 2r स्क्वायर में रेट को ले जाइए। तो 2r स्क्वायर में ले जाएंगे तो 2 गुने 6, ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 6 और 6 का स्क्वायर कितने होता है, 36। तो 12.36% अगर हम इस मूलधन का निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का सीआई। अब 12.36% निकालेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको, 1000 रुपया है और 12.36 मैंने दशमलव को हटा दिया, 1236 लिख दिया। अब 1236 लिखने के लिए हमें नीचे 2 जीरो डालना होगा और परसेंटेज का 100 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो 3 जीरो तो उड़ गया है ना, 3 जीरो उड़ गया, 1 जीरो बचा। तो आपको 123 रुपया 6 पैसा जो है आपका जो है सीआई हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 123 रुपया 6 पैसा, क्योंकि नीचे 10 है, 1236/10 है, 1236/10 है तो 123 रुपया 1236 है ना, तो 123.6 रुपया जो आपका सीआई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2 वर्ष का आपने कितना निकाला था, 6% के दर से, 6 दूना के 12 पर 120 रुपया, तो 3 रुपया 6 पैसा 60 पैसा जो है डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो अगर आपको बनाने आता है तो कोई भी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 साल में सीआई के लिए 2r स्क्वायर में पिरोना है। मैंने आपको ये भी कहा कि इस वाले r स्क्वायर वाले स्लाइस में मुझे 3 अंक नहीं चाहिए। जैसे 3 अंक कब आएगा आप करके देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि हमारा 11% रेट है और मुझे 2 वर्ष का सीआई निकालना है, तो 11 दूनी की 22 हो गई और 11 ने 121 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक आ गया ना, तो 1 अंक को इसमें शिफ्ट कर देंगे तो हमारा 23.21% अगर आप निकाल देंगे मूलधन का तो आपको 11% की रेट से 2 वर्ष का सीआई मिल जाएगा। आई होप 2 वर्ष वाला क्लियर हो गया होगा। अब 2 वर्ष वाला कभी कभी आपको जो है फ्रिक्शन में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए 16.2/3% पूछ देता है कि इतना रेट है और 2 वर्ष का सीआई निकालिए, यही मान लीजिए मूलधन है। यहाँ पे मैं रेट को डिलीट करता हूँ, मान लीजिए कि ये रेट है, तो आप तो मैं तो सिखाया कि 2r स्क्वायर में रखना है, लेकिन इसको रखेंगे तो सख्ते में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे रखना है, तो इसको पहले परसेंटेज को जो है गायब करना है। यहाँ से 16×48 2 50/3 होगा, परसेंटेज को गायब करेंगे, नीचे 100 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 50 दूनी की 100 हो गया, आपका 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। अब 1/6 आ गया है आपका रेट, ठीक है। तो आपका रेट ऐसे नहीं कि मूलधन का 1/6 निकाल देना है, गलती हो जाएगी। ये जो 1/6 आया है 2 वर्षों के लिए अगर निकालना है तो 6 का स्क्वायर कीजिए नीचे, और 6 से अगला अंक क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए माइनस 6 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो कितना हो गया 49 में से 36 गया, तो 36 गया 49 में से, तो हमारे ख्याल से 9 4 13 है ना। 13/36 अगर आप इस मूलधन का निकालेंगे ना तो 16.2/3% की दर से 2 वर्ष का सीआई आपका हो जाएगा। आई होप आपको फ्रैक्शन वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए हमने बताया है 3r स्क्वायर r3 इसी में रखना है। मान लीजिए 6% दर है, 6×3 18, 6×36 तिहाई के कितना होता है 108 है ना, 90 6×18 108 होता है भैया, 6×36 6 के 216, ठीक है। तो आपको इसमें कैसे करना है, ये एक तो पहले इसमें शिफ्ट होगा तो ये 19 होगा, ठीक है, और ये इसमें शिफ्ट होगा तो ये 10 होगा, 10 16 19 10 16 आपको निकालना है प्रतिशत इतना मूलधन का, ठीक है। ऐसा कुछ आंकड़ा रहेगा कि ये इतने बड़े नहीं आएंगे, गारंटी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, मैं प्रश्न नहीं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आपको और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। स्कीप अगर एक शिफ्ट में कोई ऐसा चीज कर देता है तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चलना है, आपको पढ़ते ही रहना है। जैसे बेलन, तो बेलन में कुछ ज्यादा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ से यहाँ हाइट होती है, ये रेडियस होती है, और जो आपका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आपका होता है 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 2 पाई आर एच तो होता है, प्लस 2 बाई वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। दो बार जो है वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि इसका दोनों मुंह जो है वृत्ताकार होता है। ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, इसके बाद सूत्र याद है ना, तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी क्योंकि एग्जाम में सवाल बड़ा सिंपल आ रहा है। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। शंकु इस प्रकार का आपने आइसक्रीम देखा होगा, ये हैट है, ये आइसक्रीम का कोन देखा होगा। भैया आइसक्रीम तो अलग अलग कप में भी आते हैं। ये तिरछी ऊंचाई होता है और ये आपका रेडियस होता है और ये हमेशा 90 का कोण बनाता है। इसीलिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, पाइथागोरस लग जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है शंकु में। इसके अलावा आयतन क्या होता है? 1/3 यानी बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अब एल कहाँ से आया था? अभी बताया था कि एल क्या होती है। थोड़ी सी गलती, इस प्रकार से शंकु रहता है। एल ये तिरछी ऊंचाई है और ये कहाँ से निकलती है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ से आपका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गोला। गोला में जो है 4/3 पाई आर क्यू आपका जो है आपका आयतन हो जाता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। इसके अलावा अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद जो है वक्र पृष्ठ भी होता है इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्धगोला में दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सर्किल में सारा प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक को व्यास कहते हैं, जो रेडियस से होकर गुजरे 2 बार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जरूर याद रखना है आपको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसका आधा ही होता है। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप में आपको गलती हो जाएगा। कोई ऐसे मैंने मान लीजिए कि ऐसे वृत्त है, एक थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन वृत्त है मान लीजिए, अगर मैं इसको इतना ही लिखूं तो ये अर्धवृत्त थोड़ी होगा, ये अर्धवृत्त नहीं हुआ, ये तो एक चाप हो गया। अर्धवृत्त बनाने के लिए मुझे इसे मिलाना पड़ेगा, चांद जैसे बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, इसमें 2 से भाग देने के बाद 2 बार रेडियस को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यही जोड़ना पड़ता है। इसीलिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र जो है r इंटू पाई प्लस 2 हो जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो r इंटू पाई प्लस 2 होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो इसमें पाई बचेगा, इसमें 2 बचेगा, है ना। और पाई प्लस 2 का मान पहले से ही आपको याद होना चाहिए, 36/7 होता है। तो r इंटू 36/7 होता है अर्धवृत्त का परिधि। तो इतनी सारी तैयारी जो है आपको घर से ही करके जाना है, एग्जाम में समय बचेगी। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस वाली एनालिसिस के वीडियो के साथ।